वेलकम इन एक स्टडी में हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमसे बोला गया लेट एफ कोमा जी फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। फाइंड एफ प्लस जी, एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी। मतलब क्या है कि यहाँ पे दो फंक्शन है एफ और जी, दोनों कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, फ्रॉम आर टू आर। ठीक, और जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वो हमें बताया गया है एक्स प्लस 1 के बराबर है, और जो जी एक्स है ये हमें बताया गया है 2x माइनस 3 के बराबर है। ठीक है, पहले पार्ट में हमें क्या निकालना है, एफ प्लस जी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ प्लस जी, एफ और जी किसके फंक्शन है, एक्स के, मतलब कि हमें निकालना है एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक, तो देखो आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, उसके हिसाब से एफ प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब होता है एफ एक्स प्लस में जी एक्स। जहां पर जो ये एक्स है, ठीक है, एक्स किसको बिलोंग करेगा, इस पहले सेट को। ठीक है, इसमें तो दोनों ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1, तो इसकी जगह आप पुट कर दो एक्स प्लस 1 प्लस में जी ऑफ एक्स क्या है 2x माइनस 3, तो इसकी जगह आ जाएगा 2x माइनस 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2x यानी कि 3x, और माइनस 3 प्लस 1 कितना बचेगा, माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक, तो ये था इसका पहला पार्ट, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ और फिर बात करते हैं अगले पार्ट की। ठीक है, जो अगला पार्ट है इसमें हमें क्या निकालना है, एफ माइनस जी। ठीक है, तो यानी कि एफ माइनस जी ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, आपको याद रखना है कि एफ माइनस जी ऑफ एक्स इस चीज़ के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 1, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर माइनस है, कितना है यहाँ पर 2x माइनस 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ से कितना 2x माइनस का है और ये प्लस का है, मतलब माइनस x बचेगा, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई इसकी। इसके बाद देखो जो अगला पार्ट है, ठीक है, यहाँ कर देते हैं। अगले में क्या निकालना है, एफ बाई जी। ठीक है, तो आपको रखना है एफ बाई जी ऑफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। इसमें कंडीशन ये है कि जो नीचे है, ठीक है, यानी कि जी एक्स जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको इस कंडीशन का ध्यान रखना है बस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, तो यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3। कंडीशन क्या थी कि जो भी नीचे है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे क्या है 2x माइनस 3, तो मतलब देखो जो जी एक्स है इसकी वैल्यू रखो 2x माइनस 3 बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, यानी कि जो 2x है वो बराबर नहीं होना चाहिए 3 के, माइनस 3 को उधर ले गए, तो x बराबर नहीं होना चाहिए 3/2 के। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी एफ बाई जी ऑफ एक्स की। कंडीशन है कि जो x है वो इसके बराबर नहीं होगा। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं 8 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें हमसे बोला गया लेट f इज इक्वल टू दिस बी ए फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स a b फाइंड a एंड b। मतलब क्या है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है, लिस्ट बनाई गई क्या क्या आता है इसके अंदर, और फिर उसी फंक्शन को x की फॉर्म में डिफाइन किया गया, मतलब दोनों सेम चीजें। ठीक है, ये डिफाइन करने का एक तरीका है और ये लिस्ट बनाई गई क्या क्या इसके अंदर आता है। और जो फंक्शन है ये फ्रॉम z टू z यानी इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट में डिफाइंड है। हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू बतानी है। तो देखो जो फंक्शन है उसमें क्या क्या आता है, देखो 1,1 पहले आया, उसके बाद 2,3, उसके बाद 0,-1, उसके बाद -1,3। अब जो यहाँ पे लिस्ट आई है, ठीक है, इसकी जो जनरल डेफिनेशन है वो हमें दी गई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी। ठीक है, यहाँ पे आप x की वैल्यू अलग अलग पुट करोगे, y की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग में मिलती जाएंगी। a और b की कुछ वैल्यूज होंगी, वही वैल्यू हमें निकालनी है कि a क्या है और b क्या है। तो इसको हम कैसे करेंगे, करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ समझना है
कि इसका क्या मतलब है। देखो इसका मतलब है कि आप जब फंक्शन में 1 पुट करोगे डोमेन में तो उसकी इमेज 1 आएगी, जब आप 2 पुट करोगे तो उसकी इमेज 3 आएगी, जब आप 0 पुट करोगे उसकी इमेज -1 आएगी, जब आप -1 पुट करोगे उसकी इमेज 3 आएगी। कहने का मतलब क्या है, देखो 1 पुट कर रहे हो यानी कि f(1) तो कितना आ रहा है, जब आप 1 पुट कर रहे हो तो आंसर आ रहा है 1, इसकी इमेज आ रही है 1। इसी तरह से जब आप 2 पुट करोगे, ठीक है, कितना पुट करोगे जब आप 2 तो आंसर कितना आएगा 3। इसी तरह से आगे भी लिख सकते हो, बट 2 इक्वेशन हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू पूछी गई है, 2 वेरिएबल के लिए 2 इक्वेशन काफ़ी हैं, तो इससे आगे मैं नहीं जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर अब f(1) की वैल्यू मुझे 1 पता है, तो यहाँ से भी मैं f(1) की वैल्यू निकाल सकता हूँ, फिर दोनों कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे f(1) निकालने के लिए x की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा। LHS में अगर आपने f की जगह 1 पुट किया है तो राइट साइड में पुट करो भाई, यहाँ पे 1 पुट करो, 1 इंटू a कितना हो गया, a प्लस में कितना b, ठीक। इसी तरह से यहाँ पे आपको f(2) की वैल्यू पता है, x की जगह पे आप 2 भी रख लो, ठीक। तो यहाँ पे x यहाँ 2 रखोगे, 2 इंटू a कितना हो जाएगा 2a प्लस में कितना b, ठीक। तो यहाँ से देखो f(1) की वैल्यू मुझे पता है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, ठीक। तो यहाँ से इक्वेशन 1 से f(1) की वैल्यू a प्लस b है, तो f(1) यहाँ पर भी है, तो f(1) की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो यार, a प्लस b इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है। f(1) की वैल्यू ये रही, f(1) की वैल्यू a प्लस b यहाँ पुट करी, 1 की जगह 1 कॉपी कर दिया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से f(2) की वैल्यू ये रही मेरे पास, तो f(2) की जगह मैं 2a प्लस b लिख सकता हूँ, 2a प्लस में b बराबर कितना आया 3 आया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लोगे, किन दोनों को, इसको, ठीक है। 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन मिल गई आपको, ठीक है, एक में से दूसरी माइनस कर लो, ठीक। तो यहाँ से मैंने क्या किया, सीधा सीधा इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 कर दिया। 4 तो यहाँ लिखी हुई है, 3 इसके नीचे लिख लेते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, निशान चेंज कर दो, ठीक है। तो इससे a कट गया, 2a माइनस a कितना बचेगा, a बचेगा, और 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2। तो यहाँ से a की जो वैल्यू थी ये आ गई है 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो b की वैल्यू यहाँ पे इस जगह पे निकाल लेते हैं, जो किनारे पे जगह बची है। देखो a प्लस बी की वैल्यू 1 है, a प्लस बी वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू आ गई 2, तो यहाँ पे 2 रख दो a की जगह, 2 प्लस बी इज 1, तो b इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी -1, तो b की वैल्यू आई -1, a की वैल्यू आई 2, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमसे बोला गया लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई r इज इक्वल टू a, b सच दैट a and b belongs to natural number and a is equal to b square are the following true। मतलब क्या है, मतलब कि हमें एक रिलेशन दी गई है r, ठीक है, जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। इसकी डेफिनेशन है r के अंदर पहला एलिमेंट a होगा, दूसरा b होगा, कुछ इस तरह से कि जो a और b हैं, a और b हैं, ये बिलोंग करने चाहिए नेचुरल नंबर से, एंड जो a होगा वो बराबर होना चाहिए b के स्क्वायर के, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, देखो जो a है वो b का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब यहाँ पे अगर a आएगा तो वही a हम लेंगे जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं b, उसके स्क्वायर के बराबर जो a होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो 3 अलग अलग चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको दिख रही होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, ये ट्रू है या फॉल्स, ये हमें बताना है। तो पहले पार्ट की बात करते हैं पहले। देखो जो पहला पार्ट है, इसमें बोला गया है कि a, हमेशा बिलोंग कर रहा है रिलेशन को फॉर ऑल, ठीक है। फॉर ऑल मतलब सारे x के लिए, सारे a के लिए। फॉर ऑल का सिंबल होता है, आप याद रखना, ये फॉर ऑल लिखा है इसका सिंबल है ये, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ ट्रू है नहीं, ये हमें बताना है। तो आप देख के बोल सकते हो ये फॉल्स है, हमेशा ऐसा नहीं होगा। आपको एक रूल याद रखना है, जब भी किसी चीज़ को हमें ट्रू प्रूव करना होता है तो हम सारे केस ट्रू दिखाते हैं, यानी हमें सारे केस चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर किसी चीज़ को गलत प्रूव करना है तो हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल सर्च करना होता है जो उस बात को गलत प्रूव कर दे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये गलत बात है, तो मतलब मुझे एक एग्जाम्पल देना होगा जो इस बात को साबित कर सके कि ये गलत है। तो उसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। देखो इन्होंने क्या लिया, a, मतलब दोनों एलिमेंट सेम है, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं, ठीक है, a बराबर 2 ले लूँ, मैंने यहाँ पे लिखा लेट a इज इक्वल टू 2, ठीक है। a कितने के बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। और जो 2 है, देखो जो भी आप a लोगे, या b लोगे, वो नेचुरल नंबर में आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 लिया है, तो 2 भाई नेचुरल नंबर में आता है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैंने कहा भाई 2 नेचुरल नंबर को तो बिलोंग करता है, बट 2,2 जो है ये कहीं भी रिलेशन में नहीं आ सकता है, बिकॉज, ठीक है, ये क्यों नहीं आ सकता है? बिकॉज देखो होता क्या था कि जो पहला था उसको ए बोल रहे हैं, दूसरे वाले को बी बोल रहे हैं, और जो पहला है वो दूसरे वाले के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। हमने दोनों ए लिए हैं, मतलब कि यहाँ पे ए ही ए स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 लिया है, तो जो 2 है वो बराबर होना चाहिए था 2 स्क्वायर के, लेकिन होता तो नहीं है ना। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 4 2 के बराबर नहीं होता है। तो मैंने कहा कि भाई 2 नेचुरल नंबर है, लेकिन 2,2 रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि 2 बराबर नहीं होता है 2 स्क्वायर के। ठीक, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो a, है वो बिलोंग नहीं करेगा हमेशा रिलेशन में फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए ये चीज़ जो थी वो बिलोंग नहीं कर सकती है। ठीक है, जैसे अगर आप 1 लेते तो 1 के लिए बिलोंग करता, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, और कुछ ले रहे हो आप 2 ले रहे हो 3 ले रहे हो तो वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि जब भी a नेचुरल नंबर हो तो a, a भी रिलेशन में आ जाए, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो पहले पार्ट के बाद अब दूसरे की बात करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या कॉपी कर लेना। ठीक है, तो देखो जो दूसरा पार्ट है इसमें क्या दिया हुआ है, जो दूसरा पार्ट है देखो एक बार कॉपी उतार लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये चीज़ है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में है a, b अगर बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन को, तो ये इम्प्लाई करते हैं, ये इम्प्लाई का सिंबल होता है। ठीक है, ये इम्प्लाई करते हैं कि b, a भी रिलेशन में होगा। अभी ये बात ट्रू है या फॉल्स? ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये बात फॉल्स है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे कि ये फॉल्स है, पिछले वाले में फॉल्स लिखना था पहले। ठीक है, फॉल्स क्यों है? फॉल्स इसलिए है एज देखो यहाँ पर फिर से फॉल्स प्रूफ करने के लिए, गलत प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक एग्जांपल देना होता है। तो एज 4,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, 4,2 जो है ये रिलेशन में बिलोंग करता है, बिकॉज 4,2 क्यों बिलोंग करता है? क्योंकि जो 4 है और 2 है दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, प्लस जो a होगा, देखो होना क्या चाहिए था, a और b दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए थे, 4 और 2 दोनों नेचुरल नंबर हैं, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी a b का स्क्वायर होना चाहिए, a क्या है 4, तो यहाँ पे आप जानते हो यार 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, मतलब ये तो ठीक है, बट इसका उल्टा, यहाँ पे पहले a था बाद में b था, लेकिन यहाँ पे पहले b बाद में a होना चाहिए, पहले 4 बाद में 2, तो मतलब इसका उल्टा 2 और 4 भी होना चाहिए था, बट ये नहीं है, रिलेशन में हो ही नहीं सकता ये। देखो 4,2 तो रिलेशन में है, बट 2,4 रिलेशन में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज जो यहाँ पर a है यानी कि 2 वो बराबर नहीं होता है जो b है यानी कि 4 इसके स्क्वायर के। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया? मतलब कि ये बात फॉल्स हो गई। ठीक, ये हमेशा इंप्लाई नहीं करेगा। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये बात फॉल्स थी। ठीक है, और अब मैं कर रहा हूँ इसका तीसरा पार्ट। अब देखो जो तीसरा पार्ट है, ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है ये, इसमें क्या बोला गया है कि a और b रिलेशन में हो और b और c भी रिलेशन में हो, ये दोनों चीज होनी चाहिए। तो क्या इंप्लाई होगा कि a और c भी रिलेशन में आएगा? देखो खास बात क्या है, यहाँ पे आखिरी में b आ रहा है, यहाँ शुरुआत में b आ रहा है। ठीक है, इनको अगर हटा दे जो चीज़ कॉमन है तो क्या बच रहा है? यहाँ पर a, यहाँ पे c, वो चीज़ होनी चाहिए। ऐसा होता है हमेशा नहीं, ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये भी चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि एक एग्जाम्पल दे दो यार गलत है। तो देखो यहाँ पे मैंने कहा एज 16,4 बिलोंग्स टू रिलेशन, 16,4 जो है वो रिलेशन में बिलोंग करता है। ठीक है, बिकॉज या फिर एज जो 16 है और 4 है ये नेचुरल नंबर होते हैं भाई। ठीक है, नेचुरल नंबर होना चाहिए था। और जो a है यानी कि 16 है ये बराबर भी होता है 4 के स्क्वायर के। तो ये हो गया। अब देखो ये b पे खत्म हुआ था तो अगला b से चालू होना चाहिए ना, b और c वाला। तो यानी ये 4 पे खत्म हुआ है तो अगला 4 से चालू करो। 4 लोगे तो यहाँ क्या ले सकते हो? 2 ले सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, ये भी रिलेशन में बिलोंग करता है एज 4,2 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, प्लस 4 का जो 4 जो है ये b यानी कि 2 के स्क्वायर के बराबर भी है। मतलब ये दोनों चीजें तो बिलोंग कर रही हैं। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पर a आ रहा है और यहाँ पे c आ रहा है, इसके शुरू का इसके आखिरी का, बीच में कॉमन पार्ट हटाओ। तो बीच में कॉमन पार्ट क्या है? 4, यहाँ से हटाओ। इसका शुरू का क्या? 16, इसका आखिरी का क्या? 2। ये तो बिलोंग नहीं करता अभी रिलेशन में एज। ठीक है, नेचुरल नंबर तो है, बट जो 16 होता है ये बराबर नहीं होता भैया 2 स्क्वायर के। ठीक है, जो a होना चाहिए वो इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब क्या?
मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर a कोमा बी बिलोंग करता है रिलेशन में और b कोमा सी भी बिलोंग करता है रिलेशन में, ठीक है, तो ये नीड नॉट इम्प्लाई, मतलब जरूरी नहीं है, नीड नॉट इम्प्लाई a कोमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। मतलब कि अगर ऐसा होता है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ये इम्प्लाई करे कि ए और सी भी रिलेशन में आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ केसेस में या फिर बहुत से केसेस में नहीं भी आए। ठीक है, तो बस एक एग्जांपल दे दिया, मतलब कि जो ये स्टेटमेंट थी तीसरी वाली, ये भी क्या थी, ये भी फॉल्स थी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 10 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हमसे बोला गया लेट ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस एंड एफ इज इक्वल टू दिस आर दी फॉलोइंग ट्रू। फर्स्ट पार्ट, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सेकेंड, एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। मतलब कि हमें दो सेट दिए गए हैं, सेट ए में आते हैं 1 2 3 4, सेट बी में जो एलिमेंट आते हैं वो है 1 5 9 11 15 16, और यहाँ पे एफ एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है। हमें बताना है कि क्या ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन है ए टू बी या फिर ये फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, पहला पार्ट करते हैं पहले। ठीक है, रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी पहले हमें ये समझना होगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो देखो जो रिलेशन होती है, ठीक है, अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइंड हो तो इसका मतलब होता है कि रिलेशन एक सबसेट होगी ए क्रॉस बी का, या फिर इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, ये आपने रिलेशन की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, एफ को रिलेशन है यानी ये बताना है, तो हम बोलेंगे एज एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी निकाल के दिखा नहीं रहा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना आता होगा, आप निकाल लेना। ठीक है, ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब है पहला एलिमेंट ए से, दूसरा बी से, तो पहला ए से 1, दूसरा बी से 1, फिर पहला ए से 1, फिर दूसरा 5, फिर 1 9, इस तरह से आगे, फिर 2 के साथ 3 के साथ सारे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना। फिर आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा आपको इसमें मिल जाएगा, मतलब ये चीज इसका एक सबसेट है। तो एज एफ इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सो एफ इज अ रिलेशन, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फिर से बोल रहा हूँ, आपको करना क्या है जो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट आते हैं आपको देखना है कि क्या ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। तो आप देखोगे कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, मतलब जो एफ है वो ए क्रॉस बी का क्या है, एक सबसेट है। तो पक्की बात, अगर ये सबसेट हो गया तो ये रिलेशन होगा, क्योंकि जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी वो यही थी रिलेशन की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिलेशन तो हो गया। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। ठीक है, तो देखो फंक्शन है कि नहीं, इसके लिए आपको फंक्शन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, जो मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिलेशन तब फंक्शन बन जाती है जब उसके डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी सिर्फ एक इमेज हो, किसी भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो 2 है इसकी इमेज 9 आई, और यहाँ पे 2 की इमेज 11 भी आ गई। ठीक है, मतलब कि जो 2 है इसकी दो अलग अलग इमेजेस आ रही हैं, 9 भी आ रहा है और 11 भी। तो जो एफ होगा वो फंक्शन नहीं होगा, एफ इज नॉट अ फंक्शन। इसके बाद लिख सकते हो एज 2 हैज डिफरेंट इमेजेस या फिर मोर देन 1 इमेजेस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोला गया लेट एफ बी दी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड जेड डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड इज एफ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड जस्टिफाई। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो सबसे पहली बात जो हमें बताई गई है क्वेश्चन में वो ये है कि जो एफ है वो सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड जेड का। तो एफ क्या हो गया, सबसेट का सिंबल ये। ठीक है, सबसेट हो गया जेड क्रॉस जेड। ठीक है, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का। इसके बाद हमें जो एफ है उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि पहले इसमें ए बी आएगा, फिर ए प्लस बी कोमा के बाद, और जो ए और बी हैं ये बिलोंग करते हैं जेड को। तो अब देखो हमें एफ जो है वो फंक्शन है नहीं ये बताना है। तो फंक्शन बताने के लिए सबसे पहले वो चीज़ रिलेशन होनी चाहिए। ठीक है, आपने पढ़ा है कि जो फंक्शन होता है वो रिलेशन का एक टाइप होता है। मतलब क्या कि जो एफ है ये फंक्शन है कि नहीं हम तब चेक कर पाएंगे जब ये पता लग जाए कि एफ पहले रिलेशन तो है। अभी तक तो ये रिलेशन है या नहीं है ये भी नहीं बताएगा डायरेक्ट। ठीक है, हालांकि हिंट यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पर क्या होती थी रिलेशन, अगर मैंने आपको जो बताया था, आपने पहले की वीडियो देखी है तो उसमें जो रिलेशन थी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक
सबसेट होती थी, जहाँ से जहाँ रिलेशन डिफाइंड थी। तो यहाँ पे सब कुछ जेड टू जेड डिफाइंड हो रहा है, और जो एफ है वो जेड एंड जेड के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो ये इस बात को हिंट देने के लिए दिया गया था सबसेट, कि आप इसको रिलेशन पहचान पाओ। ठीक है, तो एफ जो है वो रिलेशन हो गया। तो मैं कह सकता हूँ कि जो एफ है, एफ इज़ अ रिलेशन। एफ जो है वो रिलेशन तो हो गया है। अब फंक्शन है या नहीं ये चेक करना है, लेकिन फंक्शन से पहले रिलेशन बताना जरूरी था। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में ये चीज़ दी गई थी कि ये सबसेट है। ठीक, तो रिलेशन हो गया। अब फंक्शन है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे? रिलेशन के डोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबकी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो रिलेशन है, ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा है तो फंक्शन है, अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन नहीं बन पाएगी, क्योंकि बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जहाँ पर इसकी दो अलग अलग इमेजेस आएंगी। कैसे? देखो, यहाँ पर पहले इस बात को समझो कि अगर इस तरह से लिखा है तो मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जब फंक्शन की डेफिनेशन इस तरह से लिखी जाए तो कोमा के पहले जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, जो बाद में है वो यहाँ पे आएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर फंक्शन जो है कुछ इस तरह से लिखा गया है x, y, तो इसका मतलब होता है f ऑफ ये चीज़ x बराबर होगी इस चीज़ के यानी y के। आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसको इससे कंपेयर करो, कोमा के पहले वाला x था, x यहाँ पे आया, कोमा के पहले a भी था, यहाँ पे आएगा, कोमा के बाद y था, यहाँ पे आया, यानी कि ये यहाँ पे आएगा। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। अब देखो आगे मैंने क्या बोला कि ये फंक्शन नहीं बन पाएगा, मतलब मुझे एक एग्जाम्पल देना है इस बात को गलत साबित करने के लिए कि ये फंक्शन है। तो कैसे करेंगे? देखो, मैंने यहाँ पे लिखा लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। अगर ऐसा है तो जो f होगा, ठीक, ऑफ a b है, यानी कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर a और b मल्टीप्लाई है, इक्वल टू में प्लस आ रहा है, फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है। तो 2 इंटू 3 है, यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 3, यानी कि f ऑफ 2 3 जा कितना आया 6, f ऑफ 6 कितना आ रहा है 2 प्लस 3 5। ठीक है, तो 6 पुट कर रहे हैं तो उसकी इमेज आ रही है 5। अब अगर मैं 6 पुट करूं और कुछ और आंसर आ जाए तो मतलब 6 पे इसकी दो इमेजेस हैं। दोबारा मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो, a को मैंने लिया इस बार, पहले 2 लिया था, इस बार -2 ले लेते हैं, और b को इस बार -3 ले लेते हैं। तो f ऑफ क्या था यहाँ पे, f ऑफ ए बी, a की जगह क्या आ रहा है -2 और b की जगह क्या आ रहा है -3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस बी। ठीक है, आपको यहाँ से देखना है भाई, a की जगह -2, b की जगह -3, a प्लस बी की जगह -2 प्लस -3, यानी -3 हो जाएगा वो। तो यहाँ से 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब फिर से मैंने 6 ही पुट किया है। a और b की वैल्यू अलग है, उससे कोई मतलब नहीं है। जो आप पुट कर रहे हो a और b नहीं कर रहे हो, a और b का प्रोडक्ट कर रहे हो, a और b को जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है, यानी 6। ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 आया, लेकिन यहाँ पे कितना आ गया -5। तो यहाँ पर देखो, जब आपने यहाँ पर 6 पुट किया तो 6 का आंसर एक बार आपको क्या मिला 5, फिर 6 का आंसर क्या मिल रहा है -5, मतलब इसकी दो अलग अलग इमेजेस हैं। तो जब इसकी दो अलग अलग इमेजेस आ रही हैं 5 और -5 दोनों, तो फिर ये फंक्शन कैसे हो सकता है? तो मतलब ये फंक्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे f इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो उम्मीद आपको क्वेश्चन 11 समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 12 की। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बोला गया लेट a इज इक्वल टू दिस एंड f फ्रॉम a टू n be defined by f of n is equal to the highest prime factor of n, find the range of f। मतलब ये एक सेट दिया गया है a जिसके पास एलिमेंट है 9 10 11 12 13। f जो है डिफाइंड है फ्रॉम a टू n, और हमसे बोला गया है कि इसकी डेफिनेशन है f of n is equal to the highest prime factor of n। इसी को अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो h फॉर हाईएस्ट, p फॉर प्राइम, f फॉर फैक्टर किसका, n का। ठीक है, तो f ऑफ n है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। हमें बताना है कि जो रेंज है f की वो क्या होगी। तो इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि आपने n की जगह जो भी नंबर पुट किया ये उसका सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर देगा आपको। और आप n पुट कहाँ से करोगे? जो f है वो डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, a टू n, ये a से n में डिफाइंड है, मतलब जो भी एलिमेंट आप पुट कर सकते हो वो a से आएंगे भाई, फ्रॉम a टू n डिफाइंड है इसलिए। तो एक बार आप देखो, रेंज के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपको इमेजेस मिल रही हैं तो यहाँ से आप पुट क्या क्या कर सकते हो, जो a के अंदर है भाई, क्योंकि a से डिफाइंड है। तो a के पास क्या 9, तो f 9 का मतलब होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9।
ठीक है। तो यहाँ से देखो जो 9 है, ठीक है, जो 9 है इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, प्राइम वाले, ठीक है। तो 9 सिर्फ मैं प्राइम फैक्टर लिख रहा हूँ, 9 का प्राइम फैक्टर कौन होता है, सिर्फ 3, ठीक है। तो मतलब इसका हाईएस्ट भी यही हो जाएगा। इसके बाद क्या, एफ ऑफ 9 के बाद क्या, 10, तो यानी कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर किसका, 10 का आपको रिटर्न करेगा। तो भाई जो 10 है, ठीक, 10 का प्राइम फैक्टर बताओ, तो 2 10 का फैक्टर होता है, 5 भी फैक्टर होता है। अभी सिर्फ मैं प्राइम फैक्टर लिख रहा हूँ, याद रखना, ठीक है। कोई और प्राइम नंबर है जो 10 का फैक्टर होता है, नहीं। तो इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है, 5। तो जो प्राइम फैक्टर आए हैं इनमें से हाईएस्ट यानी 5 ही रिटर्न कर देगा। फिर से बोल रहा हूँ, मैं सारे फैक्टर नहीं लिख रहा, सिर्फ प्राइम फैक्टर लिख रहा हूँ। इसके बाद क्या है, एफ ऑफ, ठीक है, एन कहाँ से पुट कर सकते हो, सेट ए से 11, तो यहाँ पे आ जाएगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो अपना ही सबसे बड़ा फैक्टर यही होगा, ठीक है। इसी तरह से एफ ऑफ 12, ठीक है, एफ ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, 12, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर किसका, 12 को आपको रिटर्न करेगा। देखो जो 12 है इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 2 इसका एक प्राइम फैक्टर है, 3 इसका एक प्राइम फैक्टर है, 4 प्राइम नंबर नहीं होता, ठीक है, 2 और 3। इसके बाद कोई प्राइम फैक्टर मिल रहा है, नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर इसका हो जाएगा 3, ठीक है। इसके और भी फैक्टर हैं बट वो प्राइम नहीं होते हैं, हमें सिर्फ प्राइम की बात करनी थी, ठीक। इसके बाद 12 के बाद क्या बचा, 13। तो यहाँ पर अब मैं कर रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है, तो एफ ऑफ 13 पुट करो, ठीक है, एन की जगह 13 पुट किया, किसके बराबर आएगा, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन यानी 13, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 13 कितना होता है, ये 13 खुद ही, ठीक है। तो रेंज क्या क्या मिली, ठीक है, रेंज मतलब जो भी आप पुट कर रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो जो आए सबका एक सेट बनाओ। तो देखो आपको 2 बार तो 3 मिल रहा है, ठीक है, इमेज के रूप में। तो यहाँ पर आप एक ही बार लिखोगे, एक 5 मिला, 11 मिला और 13 मिला, ठीक है। 2 बार 3 आया था, आप सेट में एक ही बार लिखते हो, और 5 11 13। तो ये हो गई हमारी जो भी हमें फंक्शन दिया था उसका रेंज।